जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक से आपके उस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो ये चैप्टर है वो टॉपिक है, ये कौन सा है? ये है आपका एनालॉजी, या कुछ है इसको एनालॉगी भी बोलते हैं, यानी कि सादृश्यता और समानता से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं, अगर आपने इस चैप्टर को समझा है तो आराम से आप 6 के 6 नंबर पक्के कर सकते हो। तो आज वाली क्लास में हम इसकी पहली टाइप को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। फिक्स क्वेश्चंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी जो टाइप है वो रहने वाली है। बड़े प्यार से समझाते हुए चलूंगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस तो देख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है और किस तरीके से आप इनको एग्जाम में सोल्व करके अपने जो 6 नंबर है वो पक्के करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार जापान येन से संबंधित है, उसी प्रकार नेपाल किससे संबंधित होगा, ये अपने को बताना है। देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है? सादृश्यता, यानी कि इसको बोलते हैं समानता। यानी कि हमें समानता बतानी होती है कि जिस तरीके से जापान और येन के अंदर समानता बताई गई है कि जापान का जो संबंध येन से है, उसी प्रकार हमें नेपाल का संबंध बताना है कि किससे होगा। अब जापान और येन का संबंध क्या है? अब जापान और येन का संबंध क्या है? जापान और येन का संबंध बताइए। देखो, आपको एक बात बताता हूं, रीजनिंग को सोल्व करते समय आपको मैथ की भी आवश्यकता पड़ती है, आपको जीके की भी आवश्यकता पड़ती है और अपने दिमाग की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो अगर आपने जीके पढ़ा होगा और पढ़ रहे होगे तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा देश व उसकी मुद्राएं। देश व उसकी मुद्राएं। तो जापान क्या है? जापान एक देश का नाम है और येन क्या हो जाएगी? ये उसकी मुद्रा का नाम हो जाएगा। जैसे हमारे भारत में क्या चलता है? भारत में भारतीय रुपया चलता है, तो हमारी मुद्रा क्या है भाई? रुपया है। वैसे जापान में येन चलता है, तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर जापान की मुद्रा के बारे में बात की गई है और उसका नाम लिखा गया है। तो यहां पर नेपाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल में कौन सी मुद्रा चलती है? नेपाली रुपया चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सारे के सारे देश जो इंपोर्टेंट हैं और उनकी मुद्राएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। या आपके जीके में भी काम आएंगी और आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी आपके काम आने वाली है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आता है। धीरे धीरे 3 क्वेश्चंस देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा आराम से इनमें हो क्या रहा है और कैसे हमें करना होता है। दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि जिस प्रकार बंदूक है वो सिपाही से संबंधित है, उसी प्रकार कलम है वो किससे संबंधित है, ये अपने को बताना है। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कीजिए आप सभी स्टूडेंट कि बंदूक का संबंध किससे है? सिपाही से है। इसकी बात हो रही है, यहां पर बंदूक की बात हो रही है, गन की बात हो रही है। ठीक है, और अभी तो दिवाली का त्योहार आने वाला है। ठीक है, बचपन में बहुत बंदूकें चलाई होंगी ना आपने, और फौजी बनने के बाद है दुश्मनों के ऊपर भी आपको चलानी है। तो बंदूक का संबंध क्या है? सिपाही से है। इसका मतलब क्या है कि जो बंदूक है वो क्या है? सिपाही का हथियार है। यानी कि जो सिपाही की वैल्यू होती है, जो उसके काम करने के लिए होता है, वो क्या होता है? बंदूक होता है। तो क्या हो गया? सिपाही का हथियार हो गया। यानी पहले हथियार दिया हुआ है कि कौन सी चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर यहां पर यह बताया गया है कि किसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। ऐसा ही सेम हमें आगे बताना है, क्योंकि चैप्टर क्या है हमारा? एनालॉजी है। यानी कि हमें समानता बतानी होती है कि जिस तरीके से पहले वाला जो दिया हुआ है, एक हमें हमेशा दिया हुआ होगा, उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्या संबंध है, वही संबंध हमें दूसरे में लगाना होता है। उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा? अब यहां पर कलम दिया गया है,
कमल नहीं है ये, कंफ्यूज मत होना। कमल तो फूल होता है, बहुत प्यारा सा फूल होता है कमल का फूल, जो कीचड़ में भी खिल जाता है, ठीक है। तो कमल अलग है, कलम अलग है। कलम का मतलब है जो आपका पेन है उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। अब पेन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसका हथियार होता है, अगर कभी नहीं पता चले, या तो देखते ही पता चल जाएगा, नहीं पता चले आप ऑप्शन देखना, आपको समझ में आएगा। मैं ऑप्शन से भी आपको एक बार समझाता हूं। क्या किताब का हथियार होता है? नहीं। किताब तो खुद एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर खुद लिखा जाता है, तो वो एक अलग हथियार हो सकता है। लेकिन यहां पर हथियार की बात नहीं, किसका हथियार है? हथियार तो हमें दिया गया है कि ये है भाई, ठीक है, इसका यूज करता है वो व्यक्ति। कवि है, कवि का काम होता है कविता करना, और कविता करने के लिए बोलने का टैलेंट होना जरूरी है। यहां पर कलम की बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है। फिर आता है आपका डॉक्टर। डॉक्टर के लिए क्या है भाई? डॉक्टर के लिए क्या कलम का इस्तेमाल होता है? नहीं। डॉक्टर के लिए आप स्टेथोस्कोप का बोल सकते हो, और भी कुछ चीजें होती है उनका आप बोल सकते हो, लेकिन कलम उसका हथियार नहीं है डॉक्टर का। लेखक बिल्कुल, क्योंकि लेखक का जो हथियार है वो क्या हो जाएगा? आपका कलम हो जाएगा, क्योंकि लेखक है ना, बिना कलम के कुछ नहीं है, ठीक है जी। आज के समय में तो डिजिटल लिखने लग गए, लेकिन मेन जो चीज होती है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात और बताता हूं आपको, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी कवि है ना, वो भी तो कविता लिखता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वो लेखक ही कहा जाएगा, चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो। समझ रहे हो? उसको क्या कहा जाता है? लेखक। जैसे कोई पुस्तक लिखता है, जो आपके पास किताबें हैं, वो क्या है? लेखक है तो वो टीचर्स ने किताबें बनाई हैं जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो अपने आप को लेखक लिखता है, क्योंकि उसने खुद को क्या लिख दिया है? एक किताब लिख दी है, तो वो लेखक बन गया। समझ में आ गया? तो कवि वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। समझ में आ रहा होगा? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम जो पढ़ेंगे ना, उन्हीं में से आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ, ऐसी चीजों को हमने पढ़ा था, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, ठीक है। चलो, कि जिस प्रकार शेर है वो मांद से संबंधित है, उसी प्रकार मवेशी है वो किससे संबंधित होगा, ये अपने को बताना है। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। यहां पर बात कर रहा है शेर की, और शेर का संबंध किससे बताया है? मांद से बताया है। तो जो शेर के रहने का स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? मांद कहा जाता है। या आप बोल सकते हो शेर का जो घर होता है ना, शेर का जो घर जहां पर वो शेर रहता है, उसको कहा जाता है मांद। आपने सुना भी होगा, शेर की मांद में तूने हाथ डाला है, ठीक है, और एक कातिया तूने शेर की मांद में हाथ डाला है, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। फिर वो क्या करता, सनी देओल क्या बोलता है? 2.5 किलो का हाथ है कातिया, ठीक है, ठीक है। उसमें 2.5 किलो का बोलता है कि नहीं बोलता? नहीं। देखो चलो, तो शेर का संबंध इससे हो जाएगा, मांद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मांद से, क्योंकि शेर के रहने का स्थान है मांद। वैसे ही हमसे किसकी बात कर रहा है? मवेशी। अब मवेशी आप समझते होगे ना, ठीक है, मवेशी आप समझते होगे, जो आपने अपने आसपास देखा होगा, जो छोटे छोटे जानवर घूमते रहते हैं। छोटे जानवर का मतलब क्या है? अब छोटे जानवर तो कैसे बोल दिया मैंने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जिनको चराने के लिए लेके आते हैं और फिर उनको एक जगह पे इकट्ठा रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तबेला। आपने सुना होगा ना कि तबेला में है, गाय है वो तबेले में है, भैंस है वो तबेले में है, ठीक है, घोड़ा है वो तबेले में है, बकरी भैंस जो भी है, ठीक है, भेड़ वगैरह वो। तो जो मवेशी हो गए जो घूमते रहते हैं, उनके रहने का स्थान क्या होता है? तबेला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तबेला हो जाएगा या अस्तबल हो जाएगा? बताओ, तबेला हो जाएगा या अस्तबल हो जाएगा? ठीक है, तबेला या अस्तबल। तबेले और अस्तबल में क्या फर्क है? जंगल तो ये तो अलग हो गया, ठीक है, जंगल अलग हो गया और गाय अलग हो गया। अब तबेला और अस्तबल में से आपको बताना है क्या होगा। तबेला और अस्तबल में से आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा? तबेला कहा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं का संबंध रामायण से है,
उसी प्रकार सिखों का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो हिंदू, अब मैं बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप सभी आंसर करने लग गए होंगे। हिंदुओं का संबंध रामायण से है तो क्या हो गया, हिंदुओं का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है रामायण, ठीक है। उसी प्रकार अपने को बताना है कि भाई हिंदुओं का संबंध रामायण से है। क्या संबंध है कि हिंदुओं का है वो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, ठीक है, जिसमें राम जी के जीवन के बारे में हमें बताया गया है। वैसे ही सिखों के जो सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनका संबंध किससे हो जाएगा, चर्च नहीं, ठीक है, पगड़ी नहीं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहा है यहाँ पर, गुरुद्वारा नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ की बात कर रहा है। तो धार्मिक ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार जुआरी जुआ घर से संबंधित है, उसी प्रकार अस्पताल है वो किससे संबंधित होगा, ये अपने को बताना है। कि जिस प्रकार जुआरी जुआ घर से संबंधित है, उसी प्रकार जो आपका अस्पताल हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा, बताइए। जुआरी का संबंध जुआगर से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा, ये आप सभी को बताना है। जुआरी का जुआगर से, यानी कि जो जुआरी है उसका खेलने का स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, खेलने का स्थान, यानी जुआरी का काम क्या है। जब उसको नाम ही जुआरी मिल गया, जब उसको नाम ही क्या मिल गया भाई, जुआरी, तो उसका काम क्या हो जाएगा, उसका कार्य क्या हो जाएगा, जुआ हो जाएगा। और जहां पर जुआ खेला जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, जुआ घर। तो इसका मतलब ये इसका क्या है भाई, ये इसका कार्यस्थल है, यानी कि जहां पर वो काम करता है। पहले वाले का कार्यस्थल के बारे में यहां पर बात किया गया है। तो हमसे पूछा है अस्पताल है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो अस्पताल है वो किससे संबंधित हो जाएगा। तो अस्पताल आप बताओ किसका कार्यस्थल हो जाएगा। तो क्या पेंटर का होता है, नहीं। सिपाही का होगा, नहीं। शिक्षा का होगा, नहीं। तो किसका होगा भाई, चिकित्सक का। चिकित्सक का मतलब डॉक्टर का, ठीक है जी। तो किसका हो जाएगा, डॉक्टर का हो जाएगा। डॉक्टर का कार्यस्थल क्या होता है, अस्पताल होता है। डॉक्टर कहां पर काम करता है, अस्पताल में काम करता है। जिस प्रकार किताब का संबंध लेखक से है, उसी प्रकार कविता का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। कि जिस प्रकार किताब का संबंध लेखक से है, वैसे ही कविता का संबंध किससे हो जाएगा। किताब है वो किसके द्वारा लिखी जाती है, लेखक के द्वारा लिखी जाती है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। टीचर लिख रहा हो, कोई डॉक्टर लिख रहा हो, कोई भी कुछ, कोई भी लिख रहा हो, लेकिन अगर उसने किताब लिख दी तो वो क्या बन गया भाई, लेखक बन गया। तो इसका मतलब किताब किसके द्वारा लिखी जाती है, लेखक के द्वारा लिखी जाती है। उसी प्रकार कविता किसके द्वारा की जाती है, तो कविता है वो कवि के द्वारा की जाती है। कवि के द्वारा, किसके द्वारा, कवि के द्वारा, ठीक है। चलो, अगर मैं भी कविता कर रहा हूं तो फिर मैं क्या बन गया, कवि बन गया। उस समय के लिए कवि बन गया। जिस प्रकार क्षेत्रफल वर्ग मीटर से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है कि बल का संबंध किससे होगा। साइंस पढ़ रहे होगे ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में साइंस भी आएगी। थोड़े क्वेश्चंस आपके साइंस में भी देखने के लिए मिलेंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे, बायोलॉजी के भी आएंगे, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, सभी के 2-4 क्वेश्चंस आपको वहां से भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जिस प्रकार क्षेत्रफल का संबंध वर्ग मीटर से है, उसी प्रकार बल का संबंध किससे होगा। तो क्षेत्रफल और वर्ग मीटर का संबंध क्या है भाई, कि क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में मापा जाता है। आपने सुना होगा ना कि भाई उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, जो प्लॉट लिया है वो कितने वर्ग मीटर का है, ठीक है। वर्ग मीटर का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी 2 डायमेंशन की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की यहां पर बात हो रही है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को मापने की चीज है वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, वर्ग मीटर में। तो वैसे ही अब आपको बताना है बल है जो आपका फोर्स है, उसको किस में मापा जाता है, ठीक है। बल को किस में मापा जाता है, तो बल को किस में मापा जाएगा भाई, न्यूटन में, ठीक है। प्रेशर को किस में मापा जाता है, न्यूटन में, कि कितने न्यूटन का प्रेशर लग रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मापने की इकाई है। आगे बढ़िए। देखो अब आपसे कुछ भी दे सकता है कि भाई कोई 70 पाई दे देगा,
ठीक है, कोई आपको पशु दे देगा, जानवर दे देगा, भाई 3 एक प्रकार के दे देगा, चौथा अलग होगा, वह उन्हीं में से आपको निकालना होता है कि भाई जो संबंध बताया गया है वो कैसे है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए कि जिस प्रकार मानव है वो स्तनपायी से संबंधित है, तो मानव क्या है? स्तनपायी है। हम सब क्या है? स्तनपायी हैं। ठीक है, यानी बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है? यानी जीव का प्रकार आपको बताना है कि तितली है वो किस प्रकार का है। तो तितली क्या हो जाएगा? एक कीट है। तितली क्या है भाई? एक कीट है। ठीक है, तितली क्या है? एक कीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हर बार आपको इस तरीके से पूरी लैंग्वेज लिख के नहीं देगा। ठीक है, हर बार ऐसी लैंग्वेज देखो अलग अलग टाइप से हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, ये आप सभी जानते हो इस बात को। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हो। तो जिस प्रकार मानव है वो स्तनपायी से संबंधित है, उसी प्रकार तितली किससे संबंधित हो जाएगा? कीट से हो जाएगा। तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं दिखेगा। ये पूरी चीज जो लैंग्वेज लिखी हुई है आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के दे देगा। फिर आपको खुद समझना है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो आपको समझना है कि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे क्या होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपकी क्या है, हिंदी भी आने वाली, आप सभी को पता है। तो यहां पर आपको विलोम शब्द, जिसको आप विपरीतार्थक शब्द बोलते हो, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। समानार्थी शब्द है, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल होता है। यहां पर पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, उनका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी के इन 3 टॉपिक्स का भी इस्तेमाल है, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके काम आने वाला है। तो जिस तरीके से यहां पर दिया हुआ है कि निर्दयी का संबंध दयालु से है, उसी प्रकार निष्क्रियता का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो निर्दयी का संबंध दयालु से, निर्दयी क्या होता है? निर्दयी वो होता है जिसके अंदर दया नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्दयी बोलते हैं, कि उसके अंदर दया नहीं है। और दूसरा यहां पर बोला गया है दयालु, तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है? दया है। दयालु का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया होती है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। विलोम शब्द हो गया या विपरीतार्थक शब्द हो गया, आप इसको बोल सकते हो। तो विलोम शब्द आया है या विपरीतार्थक शब्द आया है, तो यहां पर भी इसका विपरीत आपको लिखना होगा। निष्क्रियता का विपरीत आपको लिखना होगा। निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो निष्क्रियता का मतलब होता है जैसे कि कोई आदमी पड़ा हुआ है, ठीक है, आलसी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आलसी हम बोल सकते हैं कि भाई उसका करने का कुछ मन नहीं करता, निष्क्रिय है वो तो। ठीक है, इसका मतलब काम करने के योग्य नहीं है। आलसी आप बोल सकते हो, काम करने के योग्य न होना, ये आप बोल सकते हो। इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? जो काम करने वाला होगा, ठीक है, जो सजग होगा, तो क्या बोला जाएगा? सजगता हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई? सजगता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सजगता हो जाएगा। कि निर्दयी का विलोम शब्द क्या है? दयालु है, कि जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर दया है, जो काम नहीं करता, जो काम करता है, सजग है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। अब ये है हमारी टाइप नंबर फर्स्ट। अब तो आप आराम से कर लोगे टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, आपके पास और कोई भी पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, तो आप उससे इस वाली टाइप को जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप सभी को जरूर इसकी है वो प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपके पास नहीं है तो हर एक स्टूडेंट कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इस टॉपिक की पीडीएफ है ना, जो और क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, फिर अगले वीडियो में बता दूंगा कहां पर मिल जाएगा। अगर है सभी के पास तो पीडीएफ में मेहनत करने की आवश्यकता मुझे है नहीं, और अगर नहीं है तो कमेंट कर देना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके चैप्टर पे हमें आगे बढ़ना है। आगे टाइप के और 2 टाइप के क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस और आते हैं। ठीक है, उनके लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं आपको बताता हूं। नंबर जो एनालॉजी होती है उसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। ठीक है,
1 से लेकर 30 तक के, मैंने बोला था ना कि रीजनिंग में भी मैथ भी काम होता है, तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर सभी को याद होनी चाहिए। तो मैथ में भी आपके काम आएंगे और आपके रीजनिंग के इस चैप्टर को भी, और भी चैप्टर उनको सोल्व करने में काम आने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा जो आपको करना है, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद करने हैं, ये चीज करनी है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 से 20 तक के आपको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक के पहाड़े आप सभी को याद कर लेना है। चौथा जो काम आपको करना है वो करना है अल्फाबेट के नंबर आपको याद करने हैं। जो पिछले चैप्टर में हमने करवाया था ना कि भाई ए है वो 1 नंबर पे आता है, Y है वो 25 नंबर पे आता है, Z है वो 26 नंबर पे आता है, K है वो 11वें नंबर पे आता है। इस तरीके से ये आप सभी को याद कर लेना है। C है वो 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इनका अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये भी कर लेते हो अल्फाबेट के नंबर, तो आपके लिए जो कल वाला जो हमारी क्लास होगी जिसमें 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, एक तो उसमें इंग्लिश अल्फाबेट वाले है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट वाली टाइप होगी, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट वाली टाइप होगी पहला, और दूसरी क्या होगी आपकी नंबर एनालॉजी होगी, यानी संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अगर आपको ये याद होंगे तभी आप उनको कर पाओगे, वरना मैं इसी क्लास में उसको भी ऐड कर देता। लेकिन अगर आपने अभी तक ये याद नहीं किए तो वो क्वेश्चंस आपको समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन फिर आप याद नहीं करोगे इनको, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है मेरी मेहनत का, और आपका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में फिर सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो इन सभी को याद कर लेना और इसकी आप सभी प्रैक्टिस कर लेना। इसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। और फिर अपनी जो मैथ रीजनिंग है इस तरीके से आपका चलता रहेगा। मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, टेंशन मत लो, मैथ की क्लास अगली है जो मैथ की क्लास आएगी, फिर उसके बाद रीजनिंग की 2 टाइप वाली क्लास आएगी, ठीक है। और अगली जो मैथ की क्लास होगी उसमें परसेंटेज, जिसने बेसिक वाला नहीं पढ़ा पढ़ लेना भाई, ठीक है, उसके आगे ही मैं आपको करवाने वाला हूं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज की जो टाइप्स आपके एग्जाम्स में आती हैं और आ सकते हैं, उन सभी टाइप्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज वाला वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ कमेंट करके जरूर बता देना। और नए हो और एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद।